गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों का आधुनिक भारत का पार्ट 3 होगा और लास्ट भी होगा। इसमें हम लोग आज क्या देखेंगे, 249 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और लगभग 350 के पास तक क्वेश्चन है। इतने ही क्वेश्चन अब तक बीपीएससी के द्वारा प्री परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई। यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई, मतलब पूछने का मतलब है इनका कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ, किस बैठक में हुआ। तो यह पटना में हुआ था। 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की औपचारिक मान्यता दी गई थी और इसे जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो 1936 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र के में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र के समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ ही अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र भी चला था जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ, लखनऊ में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब की बात है, तो 1930 के दशक में कह सकते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के ठीक पहले या बहुत कम उम्र में या 1920 के दशक में। तो ये सिंपल से याद कर लीजिए, उनकी मृत्यु के ठीक पहले। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में किया गया और वर्ष 1949 में मृत्यु के कुछ समय पूर्व सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई और इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 का मध्य इसके क्रांतिकारी चरण माना जाता है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद एम डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब, तो 1934 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, तो याद कर लीजिए, किसान समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापना अक्टूबर 1934, स्थान पटना, संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण, अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। किसे, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अब बिहार की बात हो जाए तो अभी याद कीजिए जयप्रकाश नारायण।
और इसकी स्थापना 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि लोगों ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक। और लोकनायक इनका नाम कब पड़ा? यहाँ देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा असफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और वर्ष 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। लोकनायक का नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया गया था अप्रैल 1946 को। 12 अप्रैल 1946 को जेल यानी लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा जो गुजरात में था, इसमें अधिवेशन हुआ था फरवरी 1938 में। इसमें सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन सत्ता किसको न प्यारी होती है, इसी चक्कर में 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर खड़ा हो गए और इस बार का समय था, अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन और गांधी जी भी ना माने। उन्होंने सीतारामैया को अपना कैंडिडेट बना दिया और इन दोनों में वोट हो जाता है और इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए। महात्मा गांधी इसको अपने दिल पर ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी दिल पर ले लिए थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार और मध्य प्रांत एवं बरार, साथ ही संयुक्त प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई में लगभग पूर्ण बहुमत और असम उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बम्बई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत यानी 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिली। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बम्बई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत यानी 88 सीटें दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देसी जो नरेश थे उनके राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी, इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी संप्रभुता क्राउन को दे दी, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो 1927 की बात है। 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों के 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अयंगर ने। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली।
ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे और इन्होंने 1933 में एक पर्चा लिखा। उस पर शीर्षक क्या था? अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी नाउ और नेवर में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग थी, जिसे उसने पाकिस्तान का नाम दिया था। और पाकिस्तान की रचना उसने कैसे किया तो देखिए, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध एंड टी फॉर तान यानी बलूचिस्तान, जिसमें उसका कश्मीर पर आधा ही सपना पूरा हो सका। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। और 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ तो लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग की गई और उसका नाम पाकिस्तान रख दिया गया। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडिएंट, किसने आरंभ किया? तो विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे। और यहाँ देखिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ था। विनोबा भावे प्रथम, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय शब्द क्या है? तो संस्कृत के दो शब्द, सर्व यानी जिसका अर्थ है सबका, तथा उदय यानी जिसका अर्थ है उत्थान से है। और इसका प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया। 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य सभी के लिए अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू कहे थे। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? यहाँ देखिए, महात्मा गांधी ने इसे उत्तर द्वितीय चेक की संज्ञा दी थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोर दिया कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है, यानी दोनों भाई मिलजुल कर इस तरह का बात बोले थे। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप की घोषणा की। उसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद भारत को हम लोग डोमिनियन स्टेट की दर्जा देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से कोई नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई और उसी रात अंग्रेजों ने क्या किया? तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्यों को पूरा कर सका। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो आरंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, और 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई और थोड़े संशोधन के बाद 8 अगस्त को इसे पारित कर दिया गया था। और इसके बाद क्या होगा? अगले दिन 9 अगस्त को सुबह में ही अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और सारे बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में रख दिया गया था। और 1942 यहाँ देखिए, 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। और आगे यहाँ भी देखिए, आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से है।
और इसमें क्या था, संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ नहीं। ये महात्मा गांधी बोले थे। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। क्या गांधी जी का मंत्र था? करो या मरो। इस मंत्र का आशय था या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयत्न में दिवंगत हो जाएंगे। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे मिस्टर चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया। कहाँ? तो आगा खां पैलेस, पुणे में। गांधी जी को आगा खां महल में नजरबंद रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों जैसे नेहरू, अबुल कलाम आजाद, असफ अली, जीबी पंत आदि को अहमदनगर किले में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे व्यापक थे? तो सबसे अधिक व्यापक बिहार में और संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश में थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ भेजा गया? तो बांकीपुर जेल यानी पटना में। नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना यानी बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। ऐसा क्यों? यहाँ देखिए, श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल भेजे गए थे। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था, कौन कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्णतः ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना था। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली थी। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, देखते हैं। पहला कारण क्या है? राष्ट्रीय स्वयं संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। क्या इसलिए था? तो कथन और कारण यहाँ देखिए, ये सही है, वो अलग था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन से जिसकी आज़ादी में लेट हुआ, ऐसा कोई बात है नहीं है। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। 89 नंबर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942 में। और मार्च 1942 में रासबिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज का गठन का निर्णय लिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात, यानी सिंगापुर पर किसका, जापान का कब्जा हो गया के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। कब की बात है? तो 1942 में की गई थी। और यहाँ देखिए, तो 21 अक्टूबर 1943 आज़ाद हिंद फौज की घोषणा की गई थी। 7 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कर आज़ाद हिंद सरकार
के निर्माण की घोषणा की थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहाँ? तो सिंगापुर से। जून 1942 में राष्ट्रबिहारी बोस ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया। बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण मिला। वे जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित की। अतः वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसकी स्थापना की थी? तो यह डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटिश की भारतीय सेना में अफसर थे, ब्रिटेन की। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट गई थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने जब भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उनमें से लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? या इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा किसी भी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। केवल उन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में यानी 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वे लोग सरकार से ही जुड़े हुए थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे? तो इसमें से क्या नाम होगा उनका? याद कर लीजिए, शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। यहाँ कुछ मिलान करना है। यह राज्य का नाम है और स्थान तो बारदौली गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, नोआखाली पश्चिम बंगाल और यरवादा जेल महाराष्ट्र में है। कैबिनेट मिशन भारत में आया। कब आया? यहाँ ई हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्याग्रहण किया। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्यों में स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? वेबल नहीं थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? यही होंगे। क्या नाम इनका? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इन्होंने क्रिप्स मिशन 42 और लॉर्ड वेबर 1945 दोनों से वार्ताएं की थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विभाजन के समय जेबी कृपलानी। और ये मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जेबी कृपलानी नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिए थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो अप्रैल मई 1942 में हुई थी, निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा समाजवादी विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त कर सके। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतः स्वीकार किया गया 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड पर उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 करारों द्वारा मनोनीत किए जाते थे। नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा ही की जानी थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? तो 1786 का एक्ट था वह, जो पिट्स इंडिया एक्ट जो 84 में आया था उसमें सुधार करके लाया गया था। इसमें क्या था कि अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दी? तो प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। अब द्वैध शासन केंद्र में लागू हो गया। यहाँ मिलान करना है। कुछ पुस्तक है और उसके लेखक हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, चलिए इसको हम लोग मिलान ही कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ देखिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र द्वारा लिखित है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, यह क्या है? तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद्र द्वारा लिखित भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। इसका कथानक सन्यासी विद्रोह जो 1763 से 18 पर आधारित है, 1800 तक हुआ था। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है। और इंडियन मुसलमान W. हंटर की रचना है। एवं के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने शुरू किया था। किसने? तो तारकनाथ दास। अमेरिका में वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान, तो वैंकूवर तो कनाडा में होगा, हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज़ उठाई गई और वर्ष 1910 में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो वेलेंटाइन सिरोल थे। वेलेंटाइन सिरोल, इन्होंने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें इन्होंने क्या कहा? बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक और आर्य समाज को एक संस्था के रूप में बताया जिसने भारत में अशांति का जनक है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ना देखिए, दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1865 ईस्वी में लिखित यह उनका पहला उपन्यास। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राज सिंह, विप्र वृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन। और इंडियन नेशन, यहाँ देखिए, वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद ने लिखा था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो 6 वर्ष की। इनको कहाँ भेज दिया गया था? 6 वर्ष के लिए इनको भेज दिया गया था मांडले जेल। यानी कहाँ? मांडले में। मांडले यानी म्यांमार, यानी आज पहले का बर्मा। और प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, सी राजगोपालाचारी। यहाँ देख लीजिए उनके बारे में। सी राजगोपालाचारी 48 से 50 में स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था।
वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय आरंभ किया, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। जय देव, जय जवान, जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हो गए थे? तो मारवा में। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली यानी शिवकाशी तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए। इसमें नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नडार और मारवा समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा असफ अली है। और दूसरा कोई नाम देखते हैं, परा नाम तो नहीं है, वही अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचिता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अरुणा असफ अली ने भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई। 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को रूस की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में सहयोगी रही। वर्ष 1958 में दिल्ली की मेयर बनी। फिर पैट्रियोट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह उन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। क्या करेंगे कि यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वो बात 1946 में किसने कही? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। यहाँ देखिए, मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से थे और 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा द लीडर का प्रकाशन आरंभ किया। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है तो अब्दुल गफूर खान और इनको 1987 में भारत रत्न भी दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो हर कोई जानता है, बिहार के। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा ये अमहारा। रामचंद्र शर्मा अमहरा पटना के निवासी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में उनको भेज दिया गया था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान इन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुटनिरपेक्षता। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 20 दिसंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और आगे देखिए तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में किया गया था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग। तो राज्य विभाग संबंधित कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजन के बाद अस्तित्व में आए 2 देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी।
नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और वीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्व जाति नहीं थी, तो कौन? कुर्मी न थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आजाद। यह सबसे कम उम्र में बनने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। अल नदवाह का प्रकाशन किया। 40 से 46 तक अध्यक्ष रहे। इंडिया मीन्स फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी थे। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1773 में। और इसके तहत क्या हुआ, यहाँ देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो यह 1733 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित हुए थे? तो ऐसा नहीं कि पहली बार, बहुत बार। लॉर्ड लिटन 1878 में तो पारित हुआ ही था। 78 वाला तो एक में उसी में है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर ए होगा। आगे देखिए, विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित हुआ। गवर्नर जनरल लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता था जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित किया, जिसके तहत किसी भी प्रकाशन को जब्त कर अधिकार सरकार जब्त करने का अधिकार किसको? तो सरकार का होगा, जिसमें सरकार के खिलाफ है, जिसमें सरकार के खिलाफ जनभावना को भड़काने का आरोप हो। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, दोनों 1925 में। यहाँ देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में कानपुर में, वहीं स्वयं संघ की स्थापना नागपुर में हुई थी। कैथरीन मेयो, एल्डर्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या है? ये सब भारत हितैषी हैं, यानी उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी की थी। यहाँ देखिए, मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी। विलियम डिग्बी ने द अवेकिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रयूज का जन्म 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। 1904 में भारत आए थे और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहित दिया। एडल हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा है। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगा हो। जरूर लाइक करेंगे, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।